सो गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास में हमको डिस्कस करना था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स, है ना, जिसके लिए मैंने आपको शॉर्ट में वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो लिखवा दिया था, है ना। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है एक्सप्लोसिव कैरेक्टरिस्टिक्स में स्ट्रेंथ, है ना। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है स्ट्रेंथ, किसी को आइडिया है? एनीवन? एक्सप्लोसिव के टर्म्स में स्ट्रेंथ क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, सही बात है। बट एक्सप्लोसिव के टर्म्स में मैंने बोला था, ये आपने जनरल टर्म्स में बता दिया है। एक्सप्लोसिव के टर्म्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, एक्सप्लोसिव का काम क्या होता है? वर्क ऑफ एक्सप्लोसिव, क्या काम करता है एक्सप्लोसिव? ब्लास्टिंग के लिए ब्रेक द कोल और अदर रॉक्स। ब्रेक द कोल और अदर रॉक्स, ठीक है। मतलब कुल मिला के वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है ना। सो उसका स्ट्रेंथ का मतलब लिखिएगा एक्सप्लोसिव के टर्म्स में। strength is a measure of strength is a measure of strength is a measure of the total amount of energy, the total amount of energy, the total amount of energy released by an explosive, released by an explosive, released by an explosive and its ability, and its ability to break the rock, to break the rock, full stop, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है किसी को? सबको कोई डाउट, किसी को डाउट बताइए? नहीं। ठीक है। अब स्ट्रेंथ जो है ना वो दो तरीके से मेजर किया जाता है, ठीक है। पहला होता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ, ठीक है। और एक दूसरा तरीका भी होता है उसको मेजर करने का, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ, ठीक है, एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ। इसको अपन बोलते हैं एडब्ल्यूएस और इसको बोलते हैं शॉर्ट में एबीएस, ठीक है। एडब्ल्यूएस बोले तो एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ और एबीएस बोले तो एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या होता है दोनों, मतलब थोड़ा देखते हैं। चाहे तो इसी तरीके से आप लोग टेबल ड्रॉ कर लीजिए, पता है ना, इसी तरीके से टेबल ड्रॉ करिए। हो गया। हो गया। अब एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ के नीचे एक एरो बना के लिखिएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 kg ऑफ एक्सप्लोसिव, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 kg ऑफ एक्सप्लोसिव, यानी 1 kg एक्सप्लोसिव से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ, ठीक है। क्लियर है वाला पॉइंट? हाँ। सेकेंड वाला पॉइंट में लिखिए, एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ में लिखिएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोसिव, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोसिव, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोसिव। यानी यहाँ पे वेट के टर्म्स में बात हो रही है और यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स में बात हो रही है। तो वॉल्यूम में हो सकता है 1 लीटर, 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml, जो भी आपको गिवन डेटा होगा वहां पे उसके टर्म्स में बात करेंगे आप, है ना। तो जो हम वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हमें एक्सप्लोसिव का क्वांटिटी दिया हुआ है तो जो हमारे पास वेट स्ट्रेंथ आएगा, सॉरी क्या बोलते हैं, अगर वॉल्यूम के टर्म्स में हमको डाटा दिया हुआ है और हम अगर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं तो जो भी स्ट्रेंथ आएगा वो कौन सा स्ट्रेंथ होगा? आपका बल्क स्ट्रेंथ, ठीक है।
और अगर हमें वेट के टर्म्स में डाटा दिया हुआ है, यानी उसका वेट दिया हुआ है एक्सप्लोसिव का, और वहां से हम लोग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी डाटा आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं डाउट? नहीं। और हम लोग को एक रिलेशन भी पता है वेट और वॉल्यूम के बीच में, मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पता है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यही होता है। हाँ। तो क्या करते हैं, अगर हमें बल्क स्ट्रेंथ के टर्म में डाटा चाहिए ना, अगर हमारे पास वेट स्ट्रेंथ दिया हुआ है ना, लेट्स से वेट स्ट्रेंथ दिया हुआ है, बल्क स्ट्रेंथ चाहिए, तो हम लोग उसको इसमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई कराते हैं सिंपली। ठीक है, वेट स्ट्रेंथ है, उसमें अगर हम लोग डेंसिटी को मल्टीप्लाई करा देंगे, डेंसिटी एक्सप्लोसिव की ही होनी चाहिए है ना, जिस एक्सप्लोसिव का हम लोग को वेट स्ट्रेंथ दिया है उसकी डेंसिटी का मल्टीप्लाई कराएंगे, उसका बल्क स्ट्रेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, एडब्ल्यूएस क्या है, एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सप्लोसिव, और एबीएस क्या है, एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सप्लोसिव। ठीक है, यहां तक डाउट मतलब क्लियर है किसी को या कुछ डाउट है? क्लियर। ठीक है, ये तो हो गई एक एक्सप्लोसिव की बात। ठीक है, अगर आपको दो एक्सप्लोसिव दिए हुए हैं और आपको उनके बीच में कंपैरिजन बताना है, तो हम लोग कैसे उनको कंपेयर करेंगे, उनका स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ या फिर रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ। ठीक है, नोट हो गया है ना ये वाला? हाँ। अगर हम ये तो एक एक्सप्लोसिव का था, बल्क स्ट्रेंथ और वेट स्ट्रेंथ को हम कन्वर्जन देख लिया है ना, और क्या होता है वो देख लिया। अगर हमें दो एक्सप्लोसिव्स को आपस में कंपेयर करना है कि किसका वेट स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका बल्क स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये कौन सा एक्सप्लोसिव मोर स्ट्रेंथन है अदर वाले से, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला होता है रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ, रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ, रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है, रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव, सॉरी वेट स्ट्रेंथ पर, इसमें होता है वेट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव, वेट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही। ठीक, डिवाइड बाय वेट स्ट्रेंथ ऑफ रेफरेंस एक्सप्लोसिव, वेट स्ट्रेंथ ऑफ रेफरेंस एक्सप्लोसिव, रेफरेंस एक्सप्लोसिव। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। सिमिलरली होता है रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ। ठीक है, रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव, बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव, बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव डिवाइड बाय बल्क स्ट्रेंथ ऑफ रेफरेंस एक्सप्लोसिव, रेफरेंस एक्सप्लोसिव। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, इनको नोट कीजिए। रेफरेंस एक्सप्लोसिव को ना एक कई बार बेस एक्सप्लोसिव भी बोला जाता है ना, एक थोड़ा सा
इसमें आप लोग चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेस एक्सप्लोसिव, है ना, इसको बेस मान के कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। रेफरेंस एक्सप्लोसिव को क्या बोला जाता है? बेस एक्सप्लोसिव। इसको नोट कर लीजिए। ओके। इसमें कोई डाउट है? नहीं। ठीक है। अब और कोई कंपैरिजन हो सकता है क्या स्ट्रेंथ का? मैंने वेट स्ट्रेंथ बताया आपको, बल्क स्ट्रेंथ बताया, दोनों का आपस में रिलेशन बताया। अगर दो एक्सप्लोसिव्स को आपस में कंपैरिजन करना है तो भी उसके लिए बताया। अब और कुछ कंपैरिजन हो सकता है क्या स्ट्रेंथ में? किसी को लग रहा है कि अभी और उसमें कुछ हो सकता है तो बताइए। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन दैट इज कॉल्ड एज वीओडी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वीओडी, ठीक है। जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, उसी को शॉर्ट में बोलते हैं वीओडी। क्या होता है? एनीवन, एनी आइडिया? वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन क्या होता है? कोई बता पाएगा? rate with the detonation wave passes through a column of explosive. ठीक है, सही बोल रहे हो, वीओडी यही होता है। तो लिखिएगा द रेट at which shock wave passes through the explosive column, full stop, it causes instantaneous combustion, full stop. The rate of shock wave is known as velocity of detonation. The rate of shock wave is known as velocity of detonation, and this shock wave creates micro cracks, in the rock mass, full stop. यानी शॉक वेव क्या कर रहा है? जितनी ज्यादा स्पीड से शॉक वेव ट्रेवल कर रहा है उतने ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो क्रैक्स रॉक में डेवलप करता चल रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा वीओडी होगा उतना ज्यादा शॉक वेव माइक्रो क्रैक्स डेवलप करता चलेगा रॉक के अंदर, ठीक है। मान लो कोई रॉक है और यहाँ से यहाँ पे एक्सप्लोसिव रखा हुआ है, ठीक है, ये एक्सप्लोसिव हो गया आपका, है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है? एक शॉक वेव पास हुआ, ठीक है। तो ये क्या करेगा? नंबर ऑफ माइक्रो क्रैक्स क्रिएट करता चलेगा, ठीक है। और आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा तो इन्हीं माइक्रो क्रैक्स को वो थोड़ा और एनलार्ज कर देगा, है ना, उनको बढ़ा देगा। तो फिर जहां पे वो पहले माइक्रो क्रैक्स डेवलप हुए थे एक्चुअली में रॉक वहीं से ब्रेक होता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है क्या? मेरा एक वर्ड छूट गया है पहली लाइन में, थ्रू के बाद। किसके बाद? पास थ्रू के बाद। passes through explosive column,
इसमें एक स्टार पॉइंट लिखिएगा, एक स्टार पॉइंट लिखिए। हायर द वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, हायर द वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, हायर द वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, greater is the strength of explosive, greater is the strength of explosive, greater is the strength of explosive. Higher the velocity of detonation, greater is the strength of explosive. Full stop. यहां तक किसी कोई डाउट है? एनीवन एनी डाउट? नहीं। ठीक। अब इसमें ना एक जो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन है इसको मेजर करने के लिए एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाउट्रिच मेथड। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया है पिछले साल। तो वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन को मेजर करने के लिए एक मेथड है डाउट्रिच मेथड, डाउट्रिच मेथड। ठीक है, डाउट्रिच मेथड क्या है इस मेथड का यूज? इट इज यूज्ड टू मेजर द, इट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन। ठीक है, तो इसमें करते क्या है हम लोग, हमने एक एक्सप्लोसिव लिया। ठीक है, ये एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज है, एक एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज है। ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स मार्क करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये है। ठीक है, तो हमने दो पॉइंट्स मार्क किए। अब जब हम दो पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता होगा, है ना। लेट्स से m है इसके बीच का डिस्टेंस। ये पॉइंट क्लियर है? दो पॉइंट्स हमने मार्क किए और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने नोट कर लिया कि कितने डिस्टेंस पे हमने पॉइंट मार्क किए। ठीक है, अब मुझे इस एक्सप्लोसिव का VOD फाइंड करना है ना। तो मैं एक नॉन VOD वाला वो लूंगा, क्या बोलते हैं, डिटोनेटिंग फ्यूज या डिटोनेटिंग कॉर्ड ले लूंगा, है ना। डिटोनेटिंग कॉर्ड, एक नॉन VOD वाला मैंने डिटोनेटिंग कॉर्ड लिया। ठीक है, तो मैंने उसको यहां से यहां पे इंसर्ट कर दिया। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, अब समझिएगा, हो गया ना। मान लो मैंने इस एक्सप्लोसिव को इस पॉइंट ए पे कुछ इग्निशन दिया, है ना। पॉइंट ए पे मैंने कुछ इग्निशन दिया उसको, तो क्या होगा कि जो हमारा इग्निशन है वो यहां से ट्रेवल करते हुए पॉइंट 1 पे आएगा, है ना। पॉइंट 1 पे जब इग्निशन पहुंचेगा या शॉकवेव जब पॉइंट 1 पे पहुंचेगा, तो अब वो शॉकवेव दो उसमें बाइफरकेट हो जाएगा। एक शॉकवेव इधर ट्रेवल करेगा और दूसरा शॉकवेव इस डिटोनेटिंग फ्यूज में ट्रेवल करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? यस नो? ठीक है, अब क्या होगा, जब ये वाला इधर ट्रेवल कर रहा है और ये वाला इधर ट्रेवल कर रहा है, तो लेट से जब तक ये यहां से ट्रेवल करके यहां पहुंचा, तो ये वाला कुछ यहां तक ट्रेवल कर चुका होगा, मान लेते हैं एक इस पॉइंट तक आपका ट्रेवल कर चुका है ना। फिर क्या होगा, जब पॉइंट 2 पे ये शॉक वेव पहुंचेगा तो ये वाला फिर से बाइफरकेट हो जाएगा, एक
शॉक वेव उधर जाएगा और दूसरा शॉक वेव इधर ट्रेवल करने लगेगा। होगा कि नहीं होगा? यस नो? अब क्या हो रहा है, ये वाला इधर से देखो मिड पॉइंट के आसपास कुछ आया होगा, ये इधर से ट्रेवल करते करते यहाँ तक आ गया मान लो, है ना। ये बीच में ए डिस्टेंस जो है, देखिए हो क्या रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जब तक ट्रेवल करेगा तब तक ये यहाँ से यहाँ तक आधा ट्रेवल करके आ चुका है, ठीक है। अब ये वाला जब इधर से ट्रेवल करना चालू किया, इस अब ये तो वाला तो स्टॉप तो नहीं होगा ना, ये कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर रहा है। तो मिड पॉइंट से ए डिस्टेंस पे दोनों जो है आपके शॉक वेव को मीट करते हैं, है ना। ये जो पॉइंट बी है, इस पे क्या हो रहा है कि दो शॉक वेव जो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे वो मीट कर रहे हैं, लेकिन ये बी पॉइंट कहाँ पे है, जो हमारा कॉर्ड था, डिटोनेटिंग कॉर्ड था, उसके मिड पॉइंट से कुछ ए डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये मान लो एम मिड पॉइंट है, एम नहीं ले सकते हैं ना, मान लो ये पी जो है वो मिड, पी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, पी जो है मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। मिड पॉइंट से ए डिस्टेंस पे जाके दोनों जो शॉक वेव्स हैं वो मीट कर रहे हैं। तो अब ए डिस्टेंस भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, है ना भाई। मैंने मिड पॉइंट नोट कर लिया कि पी मिड पॉइंट है, पी के बाद जितना भी डिस्टेंस चला वो मैं मेजर कर लेता हूं, है ना। तो मेरे पास ए डिस्टेंस भी है और एम डिस्टेंस भी है, ये चीज क्लियर है क्या? एम और ए दोनों डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर रखे हैं। एम एम तो पहले से मेरे को पता था क्योंकि मैंने ही मार्क किया है, 1 और 2 दोनों पॉइंट्स मैंने मार्क किए हुए हैं। और ए डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया कि कितना वो शॉक वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद दोनों शॉक वेव आपस में मीट कर रहे हैं, ये मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर कर लिया है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एनीवन, एनी डाउट? अब जो वेलोसिटी वीओडी यानी वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन का जो फार्मूला आता है वो क्या होता है, वीओडी ऑफ एक्सप्लोसिव, वीओडी ऑफ एक्सप्लोसिव by this equal to distance इक्वल VOD, क्या होगा, distance into VOD fuse. वीओडी ऑफ डिटोनेटिंग फ्यूज या डिटोनेटिंग कॉर्ड, वीओडी ऑफ डिटोनेटिंग फ्यूज और कॉर्ड जो भी हम यूज करेंगे अकॉर्डिंगली, डिटोनेटिंग फ्यूज और कॉर्ड इनटू m अपॉन 2a, इनटू m अपॉन 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है डाउटरिच मेथड के थ्रू। आप लोग इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर सॉरी पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए, देन बाद में फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फिर किस कौन सा नोटेशन क्या है वो मैं लिखवा रहा हूँ ना, बस अभी मैं लिख दूँ। ओके, इसको लिखिए m क्या है, m का मतलब क्या है ये लिख लीजिए। m का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज। एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज के बीच में जो 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, m से, ठीक है। ए का मतलब क्या है, ये लिख लीजिए, ए का मतलब लिखिए, ए का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्सप्लोसिव या मीटिंग पॉइंट ऑफ शॉक वेव
distance between meeting point of shock wave in the cord, distance between meeting point of the shock wave in the cord from the midpoint of the cord, from the midpoint of the cord, है ना, कॉर्ड के मिड पॉइंट से शॉक वेव के मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है, ए। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन मीटिंग पॉइंट ऑफ शॉक वेव, डिस्टेंस बिटवीन मीटिंग पॉइंट ऑफ शॉक वेव इन द कॉर्ड, distance between meeting point of the shock wave in the cord from the midpoint of the cord, from the midpoint of the cord, कॉर्ड के मिड पॉइंट से जो शॉक वेव का मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, ए। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट? एनीवन, एनी डाउट? ठीक है, इसको मिटा देना, नोट हो गया ना? तो लाउटरी मेथड इतना ही है। इसके ऊपर अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा से करके जाइएगा, देख लीजिएगा वो लोग, वो क्वेश्चन भी आप लोग की आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग वीओडी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वीओडी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वीओडी, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वीओडी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, क्या लगता है कौन कौन से होने चाहिए? एनीवन, एनी आइडिया? सप्लाई, हाँ मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, मतलब सप्लाई मिलता है तब तो ब्लास्ट होता है। अरे तो सप्लाई तो ठीक है, सप्लाई वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन को कौन सा सप्लाई मिल गया तो फिर वो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन तो कांस्टेंट रहेगा ना उससे। सप्लाई तो ठीक है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट ही है कि वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन को जनरेट करने के लिए ही सप्लाई चाहिए, बट उसके अलावा क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? पहला लिखिए स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव, पहला लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इसको लिखिएगा हायर द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव, हायर द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव, higher the strength of explosive, greater is the velocity of detonation. Higher the strength of explosive, greater is the velocity of detonation. Higher is the strength of explosive, greater is the velocity of detonation. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा confinement of explosive, confinement of explosive। सेकंड पॉइंट लिखिए confinement of explosive, confinement of explosive, confinement of explosive। इसमें लिखिएगा higher the confinement, higher the confinement, higher the confinement, greater is the velocity of detonation, greater is the velocity of detonation। higher the confinement of explosive, greater is the velocity of detonation। confinement का मतलब ये है कि एक कितना कॉम्पैक्ट है ना, कितना कन्फाइंडली पैक है वो। अगर
एक्सप्लोसिव पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन थोड़ा स्लो होगा, बट एक्सप्लोसिव पार्टिकल अगर पास पास हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, तो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन हाई होगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए डायमीटर ऑफ चार्ज होल। डायमीटर ऑफ चार्ज होल, डायमीटर ऑफ चार्ज होल। ठीक है, इसमें लिखिएगा द डायमीटर ऑफ चार्ज होल, द डायमीटर ऑफ चार्ज होल, द डायमीटर ऑफ चार्ज होल must be equal to the critical diameter of explosive, must be equal to the critical diameter of explosive, must be equal to the critical diameter of explosive। इस पॉइंट को थोड़ा समझिएगा। डायमीटर ऑफ एक्सप्लोसिव क्या कहना चाह रहा है। लेट्स से एक्सप्लोसिव का डाया है 3 mm, ठीक है, या 3 सेंटीमीटर ले लो, 3 सेंटीमीटर है एक्सप्लोसिव का डाया, है ना। और हमने जो हमारा चार्ज होल है उसका डाया रखा 2.5 सेंटीमीटर, ये एक्सप्लोसिव का है ना, और हमने ये डाया रखा किसका, चार्ज होल का। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव उसमें आ ही नहीं पाएगा, अगर आएगा भी तो बहुत उसको मशक्कत करके बहुत कॉम्पैक्ट उसमें जाना पड़ेगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि एक्सप्लोसिव ब्लास्ट तो करेगा बट उतना प्रॉपरली नहीं कर पाएगा जितना कि उसको अगर मतलब प्रॉपर स्पेस मिलता है ना। देखो मैं मान रहा हूँ कि अगर मोर कॉम्पैक्ट होगा तो एक्सप्लोसिव ज़्यादा फटता है, बट कॉम्पैक्शन की भी ना एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट के बियॉन्ड आपने उसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की तो उसका रिजल्ट जो है उतना अच्छा नहीं आएगा जितना कि उसको मतलब अगर थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल डायमीटर, यानी कि इक्वल स्पेस मिला होता, प्रॉपर स्पेस मिला होता जितना कि उसको मिलना चाहिए, उस स्पेस पे वो जितना अच्छा परफॉर्म कर पाता उससे कम स्पेस मिलेगा। यानी अगर आप ज्यादा कॉम्पैक्शन कर दोगे तो वहां पे उसकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय घट जाएगी। ठीक है, मतलब नॉर्मल केस में क्या होता है कि अगर हम लोग कॉम्पैक्ट पैकिंग रखेंगे तो एक्सप्लोसिव की जो है प्रोडक्टिविटी वो बढ़ती है, यस नो। बट अगर हमने उसको जरूरत से ज्यादा मतलब जितना उसको नेसेसरी है उससे ज्यादा अगर हमने कॉम्पैक्शन उसको प्रोवाइड कर दिया तो फिर उस केस में क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय घट जाती है। ठीक है, तो यही होता है क्रिटिकल डायमीटर। तो क्रिटिकल डायमीटर मतलब कि अगर जो एक्सप्लोसिव को जितना कार्ट्रिज का वो डायमीटर है उससे हल्का ज्यादा हमारा चार्ज होल का डाया होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर एक्सप्लोसिव का डाया 3 सेंटीमीटर है तो चार्ज होल का डाया जो है तो 3.1 या 3.2 के आसपास कुछ होना चाहिए, है ना। 3.1 से 3.2 के बिटवीन इतना होगा तो हमारा एक्सप्लोसिव जो है वो अच्छा ब्लास्ट करेगा। ठीक है, ये आपका कहलाता है क्रिटिकल डायमीटर। नेक्स्ट फैक्टर लिखिएगा एज ऑफ एक्सप्लोसिव, एज ऑफ एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट फैक्टर में लिखिए एज ऑफ एक्सप्लोसिव। इसमें एक पॉइंट बस लिखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एज ऑफ एक्सप्लोसिव में लिखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि एज ऑफ एक्सप्लोसिव जितना ज्यादा होगा, एज ऑफ एक्सप्लोसिव जितना ज्यादा होगा और क्या बोलते हैं आपका वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन जो है उतना कम होगा। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना पुरानी चीजें रखे रखे खराब होने लगती हैं, सेम चीज इसमें वर्क करती है। जितना ज्यादा एजेड एक्सप्लोसिव हो जाएगा उसमें वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन उतना कम होता जाएगा। ठीक है, जो न्यूली फॉर्म्ड एक्सप्लोसिव होते हैं वहां पे वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन थोड़ा ज्यादा आता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? एनीवन एनी डाउट? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं, आगे चले? नहीं है। नेक्स्ट लिखिए डेंसिटी। नेक्स्ट लिखिए डेंसिटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए डेंसिटी।
इसमें लिखिएगा। अच्छा पहले बताइए डेंसिटी तो पता होगा ना आप लोगों को, क्या होता है डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक्सप्लोसिव क्या कैसे कैसे वर्क करना चाहिए ये डेंसिटी बताइए थोड़ा सा। अच्छा मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि दो एक्सप्लोसिव हैं, एक लो डेंसिटी है और दूसरा हाई डेंसिटी है। हाई डेंसिटी, तो इन दोनों में से अच्छा परफॉर्म कौन सा करेगा, बेटर परफॉर्मेंस किसका आना चाहिए? हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, ठीक है ना? ठीक है, आपका जवाब सही है। बट क्या होता है कि हाई डेंसिटी जो है ना वो कंसंट्रेटेड शॉट्स के लिए यूज करते हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड शॉट्स के लिए। और लो डेंसिटी जो है ना वो फ्लैगर्ड शॉट के लिए यूज करते हैं, फ्लैगर्ड शॉट्स के लिए। मतलब ये समझिए, देखिए डेंसिटी कैसे, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा सेम चीज रहेगा और डेंसिटी चेंज हो जाएगा, है ना? मान लो ये मेरे पास कुछ 1 मीटर क्यूब का एरिया है ना? अब इसमें मुझे 1 केजी एक्सप्लोसिव भरना है ना? 1 मीटर क्यूब का एरिया है, सॉरी वॉल्यूम है, और 1 केजी एक्सप्लोसिव है। तो यहाँ पे डेंसिटी कुछ होगी, है ना? यहाँ पे मान लो जो भी डेंसिटी आती है क्या आएगा, मास बाय वॉल्यूम ही होता है, तो 1/1 आ गई डेंसिटी, है ना? अब सेम चीज मतलब मैं क्या करता हूँ, एक क्वांटिटी सेम रखता हूँ एक्सप्लोसिव का, बट वॉल्यूम जो है थोड़ा कम कर देता हूँ। अब मैं वॉल्यूम कर दिया 0.5 मीटर क्यूब, ठीक है? और अभी भी मेरे पास एक्सप्लोसिव 1 केजी ही है। इस केस में क्या हो जाएगा डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, तो 1/0.5, है ना? 1/0.5 कितना हो गया, 2। डेंसिटी आ गई 2 केजी पर मीटर क्यूब, है ना? डेंसिटी क्या आ गई, 2 केजी पर मीटर क्यूब। अब ये देखो, मैंने क्या बोलते हैं एक्सप्लोसिव की क्वांटिटी चेंज नहीं की है, बट थ्रू समहाउ मैंने ऐसा कर दिया कि सेम लो डेंसिटी है। ये अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये लो डेंसिटी है और ये हाई डेंसिटी है ना? बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्सप्लोसिव का क्वांटिटी तो चेंज नहीं किया है ना, बट बस मैंने क्या किया, वॉल्यूम को थोड़ा सा हेर फेर किया और वो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी हो गया है ना? यही होता है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा मान लो ये चार्ज होल है ना? तो स्टेमिंग तो हमें करना ही रहता है ना? अगर मान लो हम इसको थोड़ा लूज स्टेमिंग करते हैं, थोड़ा लूज, है ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना लूज कर दिया कि पूरा जो आपका ब्लोन आउट या ब्लोन थ्रू शॉट हो जाए, है ना? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोला कि स्टेमिंग थोड़ा लूज है, तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव थोड़ा फ्रीली मूव कर सकता है ना? और इसी दूसरा केस है, एक्सप्लोसिव को मैंने अमाउंट चेंज नहीं किया है और स्टेमिंग जो है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया है ना? स्टेमिंग जो है थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया है। इस केस में स्टेमिंग थोड़ा कॉम्पैक्ट है, इस केस में स्टेमिंग थोड़ा लूज है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लोसिव वर्क करेगा एज अ लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव, दूसरे केस में ये वर्क करेगा एज अ हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव। हाँ, ये चीज क्लियर है नहीं? एनीवन? ठीक। क्या हो गया, रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या? चलिए ठीक। तो इसमें लिखिएगा थोड़ा सा, द डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट, द डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट when explosive is selected, when explosive is selected for a particular use, for a particular use. Full stop. The density is important, the density is important when the explosive is selected, when the explosive is selected for a particular use, for a particular use. जब हम किसी पर्टिकुलर यूज के लिए एक्सप्लोसिव चूज कर रहे हैं तो वहां पर डेंसिटी मैटर करती है, ठीक है? अब इसमें लिखिएगा फुल स्टॉप देखें, विथ हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव, with high density explosive
with high density explosive, the shot is concentrated. The shot is concentrated. The shot is concentrated. So these are required. These are required. So these are required in case of tunneling. In case of tunneling. In case of tunneling or similar mining operations. और सिमिलर माइनिंग ऑपरेशंस. टनलिंग हो गया, शाफ्ट सिंकिंग हो गया, ऐसे जब भी हम लोग को करना होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव यूज करेंगे. ठीक है, फुल स्टॉप देके लिखिएगा. ऑन द अदर हैंड when the output of lump coal from the mine is required. When the output of lump coal from the mine is required, then we use low density explosive. Low density explosives which distributes the energy throughout the short hole. It distributes the energy throughout the short hole. Full stop. ठीक है, क्या कर रहा है, लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव जो है वो पूरे शॉर्ट होल में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बल्कि हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव जो है वो एक जगह एनर्जी को कंसंट्रेट कर रहा है. वो सिर्फ एक डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और ये थ्रू आउट द शॉर्ट होल एनर्जी को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है. तो वो क्या है, ब्रेक ज्यादा कर पा रहा है ना, ऑल द डायरेक्शन में ब्रेक कर पा रहा है, ये सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर पा रहा है. तो इसलिए इसको हम टनलिंग या शाफ्ट सिंकिंग या ऐसे कुछ सिमिलर ऑपरेशंस में यूज करते हैं. इसको प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव. यहाँ पर कोई डाउट है किसी को? एनीवन एनी डाउट? नहीं है ना. बट ये याद रखना, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है. कोई भी एक्सप्लोसिव किसी टाइम पे, एक टाइम पे लो डेंसिटी भी हो सकता है और दूसरे टाइम पे हाई डेंसिटी भी हो सकता है ना. मैंने बता दिया आपको चीजें कैसे वर्क कर रही हैं. ठीक है, आगे चलें. इसमें किसी को डाउट हो पूछिए. नहीं. नेक्स्ट लिखिए वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी. वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी या वाटर रेजिस्टेंस सिंपल टर्म्स में वाटर रेजिस्टेंस. इसमें लिखिएगा वाटर रेजिस्टेंस क्या होता है. This is the ability of an explosive. This is the ability of an explosive to remain chemically stable and perform effectively when exposed to water or moisture conditions. ठीक है, कि हमारा एक्सप्लोसिव जो है वो वाटर के कांटेक्ट में आए या मॉइस्चर कंडीशंस के कांटेक्ट में आए तो वहां पे हमारा एक्सप्लोसिव जो है अच्छा काम करे. बिकॉज कि अंडरग्राउंड माइंस में या सरफेस माइंस में भी अगर हम लोग ग्रेटर उसमें जाएंगे डेप्थ पे तो वहां पे क्या होगा, वाटर का इनरश होता है ना.
वाटर का इनरश होता है, बिकॉज ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है ना। वाटर का इनरश होगा और हमारा जो एक्सप्लोसिव है वो वाटर के कांटेक्ट में आने, मतलब वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, उसमें वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है, तो क्या होगा, एक्सप्लोसिव जैसे ही वाटर कांटेक्ट में आएगा, है ना, वो अपना परफॉर्मेंस डाउन कर देगा, है ना, अगर उसमें वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है तो वो फिर हमारा किसी काम का नहीं है ना। तो इसमें एग्जांपल्स में लिख लीजिए, पुअर वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज किस किस में एक्सप्लोसिव में होती है, पहले पुअर लिख लीजिए फिर गुड लिख लीजिए, हाँ। तो वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज थोड़ी कमजोर किस किस एक्सप्लोसिव की होती हैं, वहां पे लिखिएगा पुअर वाटर रेजिस्टेंस एक्सप्लोसिव, पुअर वाटर रेजिस्टेंस एक्सप्लोसिव्स। इसमें लिखिएगा एक्सप्लोसिव्स लाइक एनफो एंड सिमिलर, एनफो या फिर गन पाउडर, एनफो गन पाउडर एंड सिमिलर एक्सप्लोसिव्स, एनफो गन पाउडर एंड सिमिलर एक्सप्लोसिव्स, ठीक है। उसके बाद लिखिए गुड वाटर रेजिस्टेंस, जिनका वाटर रेजिस्टेंस थोड़ा ठीक ठाक होता है, गुड वाटर रेजिस्टेंस एक्सप्लोसिव्स। इनमें वो फर्क क्या होता है कि हमने एक जिलेटिन नाम का एक केमिकल आता है या कंपाउंड आता है, उसको ऐड कर देते हैं, जिसमें जिलेटिन की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो इसमें इमल्शंस और वाटर जेल वाले जो एक्सप्लोसिव्स आते हैं वो गुड वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं। इमल्शन और वाटर जेल एक्सप्लोसिव्स जो भी आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, गुड वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को, एनी डाउट? नहीं। तो क्या बोलते हैं, क्या चाहे तो स्टार पॉइंट बना के लिख भी लीजिए कि जिलेटिन और स्लरी एक्सप्लोसिव और स्पेलिंग, अच्छा ये लिखिए जिलेटिन या फिर इसको हाँ लिखिए जिलेटिन एंड स्लरी एक्सप्लोसिव, जिलेटिन एंड स्लरी एक्सप्लोसिव्स are shows, gelatin and slurry explosive are shows good water resistance properties, shows good water resistance properties, ठीक है। कि जिसमें जितना ज्यादा जिलेटिन होगा या स्लरी एक्सप्लोसिव्स जो होंगे ना वो वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अच्छी शो करेंगे, ठीक है। क्या कोई डाउट किसी को, एनी डाउट? नहीं। ठीक, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ठीक है। क्या होगा सेंसिटिविटी? amount of energy to initiate the explosion. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द एक्सप्लोसिव, ठीक है, सही बात कि उसको कितना एनर्जी चाहिए। इसको लिखिएगा सेंसिटिविटी रेफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to cause an explosive, the minimum amount of energy required to cause an explosive to detonate, ठीक है। कि उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना चाहिए जिससे कि वो डिटोनेट हो पाए, है ना। फिर फुल स्टॉप देके नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिएगा, एन explosive is required to
बी एन अनसेंसिटिव, बी इनसेंसिटिव, सॉरी, बी इनसेंसिटिव, बी इनसेंसिटिव टू नॉर्मल हैंडलिंग, टू नॉर्मल हैंडलिंग, टू नॉर्मल हैंडलिंग, कॉमा शॉक एंड फ्रिक्शन, फुल स्टॉप। मतलब कि आपका जो एक्सप्लोसिव है वो नॉर्मल हैंडलिंग या फ्रिक्शन या शॉक, अगर उसको नॉर्मल लगना है, जैसे कि हम लोग एक्सप्लोसिव कहीं फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, फिर उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करा के माइंस तक लाएंगे, फिर माइंस में ऊपर से नीचे तक लेके जाएंगे, तो इन बिटवीन शॉक, फ्रिक्शन, कुछ टेम्परेचर चेंजेस की वजह से हीट वगैरह कुछ जनरेट तो हो रहा होगा ना। तो हमारा एक्सप्लोसिव जो है इतना सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए कि वो नॉर्मल सिनेरियो में ही ब्लास्ट कर जाए, है ना। तो हमारा एक्सप्लोसिव कितना सेंसिटिव होना चाहिए, जब उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ जर्क, जितना उसको रिक्वायर्ड है उतना मिले, तब वो ब्लास्ट हो। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? इसी सेंसिटिविटी की बेस पे ना दो टाइप के एक्सप्लोसिव होते हैं। पहला लिखना, सेंसिटिविटी की बेस पे एक्सप्लोसिव को दो टाइप का डिवाइड किया गया है। इसमें लिखो पहला प्राइमरी एक्सप्लोसिव, प्राइमरी एक्सप्लोसिव्स, है ना। इसमें लिखना प्राइमरी एक्सप्लोसिव्स में दे आर highly sensitive explosives, they are highly sensitive explosives, and are used along with detonators, ठीक है। ये थोड़ा हाई सेंसिटिव होते हैं, इनको हम लोग डिटोनेटर से ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड में लिखिएगा सेकेंडरी एक्सप्लोसिव्स, तो लिखिएगा दे आर लेस सेंसिटिव एक्सप्लोसिव्स, and require a strong shock from the boosters or any other similar material, मतलब कहने की बात ये है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले डिटोनेटर लेते हैं, डिटोनेटर से बूस्टर को ब्लास्ट करते हैं, है ना। डिटोनेटर लिया हमने, डिटोनेटर से हमने बूस्टर को ब्लास्ट किया और बूस्टर ने फिर जाके एक्सप्लोसिव ब्लास्ट कराया, ठीक है। ये इसकी सेंसिटिविटी थोड़ा लो होती है, तो ये हैंडलिंग और इन सब के लिए इजी रहता है, बट हाँ इसको ब्लास्ट कराने के लिए हमें एक थर्ड मीडियम की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज बूस्टर, है ना। ये पॉइंट क्लियर है सबको? एनीवन एनी डाउट? नहीं। आगे चले? हाँ। अच्छा और कुछ छूट रहा है क्या? एक वो और है फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ये फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स? शायद वेंटिलेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, इसमें लिखिएगा फ्यूम्स क्या होता है पहले वो लिख लीजिए थोड़ा उसके बाद ना। फ्यूम्स आर टॉक्सिक गैसेस, फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट लिखिएगा, फ्यूम्स आर टॉक्सिक गैसेस produced by the explosive reaction
produced by the explosive reaction. Full stop. The quality and quantity of fumes, the quality and quantity of fumes are a major safety concern, are a major safety concern, are a and quantity of the quality and quantity of fumes are a major safety concern, are a major safety concern, especially in underground mines, especially in underground mines. ठीक है, बिकॉज कि ओपन कास्ट माइन में क्या हो रहा है, वेंटिलेशन इजी है, अंडरग्राउंड माइंस में वेंटिलेशन थोड़ा टफ है ना, कंपैरेटिवली थोड़ा टफ है। तो वहां पे क्या होगा कि जो टॉक्सिक गैसेस हमारा एक्सप्लोसिव प्रोड्यूस करेगा वो इतना इजीली वॉश आउट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो हमारा डिमांड क्या रहेगा कि जो हमारा एक्सप्लोसिव है ना, वो एक तो लेस अमाउंट में फ्यूम्स जनरेट करे, है ना, फ्यूम्स का इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, है ना, और उसका जो क्वालिटी है, यानी कि एक चीज तो ये होता है ना कि वो क्वांटिटी में तो कम प्रोड्यूस कर रहा है बट उसका क्वालिटी ही इतना खराब है कि वो मतलब लेस अमाउंट में भी ज्यादा टॉक्सिक है। जैसे मान लो अगर कोई एक्सप्लोसिव है ना, वो CO2 जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो ये एक बार को चल सकता है, CO2 थोड़ा लार्जर अमाउंट में होगा तो दिक्कत नहीं करता, बट आपका एक कोई एक्सप्लोसिव है वो CH4 जनरेट कर रहा है। अब ये मान लो दो एक्सप्लोसिव है, एक CO2 जनरेट कर रहा है, इसने मान लो कोई 0.5% CO2 जनरेट किया, ठीक है, और इसने सॉरी कम ले लिया, इसने मान लो 2% CO2 जनरेट किया और इसने CH4 जनरेट किया बट इसने 1.5% किया। ये हमारा क्या बोलते हैं वो मैक्सिमम लिमिट तो अभी भी रीच कर गया ना, इसके कंपैरिजन में तो ये कम कर रहा है बट मैक्सिमम लिमिट जो थी हमारा 1.25 वो तो रीच कर गया, है ना। तो ये सेकंड वाला एक्सप्लोसिव जो है वो ज्यादा हार्मफुल है ना। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखना है कि एक तो वो लेस अमाउंट में भी जनरेट करे और लेस टॉक्सिक फ्यूम्स भी जनरेट करे, ऐसा हमारा एक्सप्लोसिव होना चाहिए, ठीक है। यहां तो कोई डाउट है किसी को? एनीवन एनी डाउट? इसमें एक नोट पॉइंट लिखिए, स्टार पॉइंट लिखिए, अ वेल फॉर्मुलेटेड, WELL, a well formulated explosive, a well formulated explosive with good oxygen balance, with good oxygen balance, a well formulated explosive with good oxygen balance will produce mostly harmless gases, like CO2, N2 and H2O full stop। For that reason, full stop देख लीजिएगा, for that reason slurry based explosives या फिर for that reason slurry explosives and ammonium nitrate AN, slurry explosives and ammonium nitrate AN based explosives are preferable to the AN based explosives are preferable to the NG based explosives, nitroglycerin, NG based explosives nitroglycerin बोलते हैं, है ना।
यहाँ पर कोई डाउट? एनीवन? आगे चले। अभी कुछ छूटा क्या जो हमने वो लिखे थे सुपर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें से कुछ छूट रहा है? नहीं। अभी हमने लास्ट वाले उसमें देखा था जो भी आपने नोट पॉइंट लिखा है उसमें एक आपने वर्ड लिखा है क्या, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, है ना? लिखा है नहीं ऑक्सीजन बैलेंस्ड? हाँ। तो अब ऑक्सीजन बैलेंसिंग है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा ना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिखिए ऑक्सीजन बैलेंसिंग। क्या टॉपिक है? ऑक्सीजन बैलेंसिंग। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ना उसको ध्यान समझिएगा। पहले इसमें ना केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना सीखते हैं। केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे तो वेट ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा को टेक्निकली समझने का प्रयास करेगा कैसे वर्क करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH2, है ना, प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2। ये मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल के लिए केमिकल रिएक्शन लिखी है, ठीक है? ये बताइए ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं।